नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं अंजू शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी बंद खिड़की खुल गई। उस रोज सूरज ने दिन को अलविदा कहा और निकल पड़ा बेफिक्री की राह पर। इधर वह बड़ी तेजी से भाग रही थी, इस उम्मीद में कि इस सड़क पर हर अगला कदम उसके घर की दहलीज के कुछ और करीब ले जाएगा। तेज, बहुत तेज, मानो उसके पाँव में रेसिंग स्केट्स बंधे हों। पर आज लग रहा था हर कदम पर घर कुछ और दूर रह जाता है। वह कौन थी? शर्लिन, शालिनी, सलमा या सोहिनी? नाम कुछ भी हो, अकस्मात आ टपकी आपदाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हमेशा सॉफ्ट टारगेट ढूंढ ही लेती हैं। तो उस बदहवास हालत में कहाँ पाँव पड़ रहे थे? उसे होश नहीं था। हाथ का बैग कब कहाँ गिर गया था उसे याद नहीं। उस मीठे जाड़े वाले सर्द मौसम एक शाल को अपने जिस्म पर कसे हुए दौड़ती जा रही थी। ऑफिस से लौटते हुए अपनी एक दोस्त के यहाँ जाना था उसे। एकाएक शहर दंगों की चपेट में आ गया। इसके बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा। अमूमन वास्तविक दंगे शुरू होने के काफी पहले से ही स्थितियां शांति के विरुद्ध कदम बढ़ाना शुरू कर देती हैं। अफवाहें, आरोप प्रत्यारोप हवा में घुल जाते हैं। तब तनाव धीरे धीरे कदम बढ़ाता उस एक खास स्थान पर आ खड़ा होता है, जब एक मामूली सी चिंगारी दावानल बन जाती है और पूरी आबादी को चपेट में ले लेती है। पर इस बार ऐसा नहीं था कि हालात कुछ ठीक नहीं थे। ऐसा भी नहीं कि संशय के काले बादल पहले से मंडरा रहे थे। तो अचानक ये क्या हुआ कि एक जुलूस निकालने को लेकर हुए झगड़े की आड़ में शैतान मुस्कराया और पूरा शहर दंगों की चपेट में आ गया था। हर वो एक शोर था, मार काट थी, हुजूम था और मानवता सिहर कर किसी कोने में दुबकी जान की अमान मांग रही थी। पता नहीं ये दंगे क्यों शुरू होते हैं और ये बात हमेशा पर्दे में रह जाती है और बाकी सब सड़कों पर आ जाता है। दंगों के जितने भी कारण वजूद में आते हैं, दरअसल वे सब महज लिवाज होते हैं उस मूल वजह का जो हमेशा अनबूझ अनसुलझी ही रह जाती है। दंगे कौन शुरू करता है ये तो कोई नहीं जानता, पर दंगों में कत्ल हमेशा इंसानियत का ही होता है। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, ईमान नहीं होता, मंतव्य भी नहीं होता, पर यह तकरीबन तय है कि भीड़ के आतंक को दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती। रास्ता अब उसकी पहचान के दायरे से बाहर निकल चुका था और आगे का रास्ता दिमाग नहीं डर तय कर रहा था। उसके भागते हुए बदहवास कदम रास्ता मोड़ने पर मुड़ते गए और कुछ देर बाद वह एक गली में थी। थोड़ा आगे उसने खुद को गली के आखिरी छोर पर एक मकान के सामने पाया। लकड़ी के तख्तों से बने मेन गेट को धकियाकर वह घुसती चली गई। सामने छोटे से बरामदे के पार एक लकड़ी का दरवाजा था। उस पर एक सांकल चढ़ी थी। लड़की ने हिस्टीरियाई अंदाज में दरवाजे को झंझोड़ा। सांकल हाथ लगते ही उसने जल्दी से उसे खोल दिया। भीड़ का शोर बाहर सड़क पर दूर कहीं बहुत पीछे छूट गया था। बुरी तरह हाँफते हुए उसने झांका तो यह एक खाली कमरा था। आसमान में गहराई, अंधेरे पर एक नज़र डालकर वह बदहवासी भीतर चली गई। घर में घुसते ही उस पुराने अध टूटे लकड़ियों के दरवाजे पर लटकी लोहे की सांकल लगा ली और एक कोने में बैठ गई। मुश्किल से सांसों की रफ्तार कुछ थमी। उखड़ती सांसों पर काबू पाकर लड़की ने अपनी विस्फारित आंखों को कुछ पल मींच लिया। सुन कनपटियां, अंधेरे और वातावरण की ऊष्मा पाकर कुछ पल सामान्य हुई तो आंखों में पसरा डर, सारी पीड़ा तरल हुए और बांध टूट गया। पलकों के कोरों से सैलाब बह निकला। अपनी सुबकियों को नियंत्रित करते हुए वह दुपट्टे के कोने से आंसू पोंछती रही। मुंह पर रखा उसका बेरहम हाथ तो जबान पर नियंत्रण करने में कामयाब रहा। वहीं कुछ चीखें उसके हलक में कांटे सी अटकी रहीं, पर बेहिसाब आंसू जाने कब से जमा थे, रुकते ही नहीं थे। उसके कानों में अब भी पगलाई भीड़ का शोर था। जेहन पर अब भी पगलाए उजड़ते शहर की तस्वीर कौंध रही थी। धीरे धीरे रोना तो थम गया, पर पिछले कुछ समय की रुलाई अब भी घुटी सुबकियों और गूंगी हिचकियों की शक्ल में एक सिलसिला बनाए हुए थी। कुछ पल संभलने के बाद जब आंखें उस अंधेरे की अभ्यस्त हुईं तो लड़की ने उन्हें रोने से मुक्ति दी और उस कमरे में चारों ओर नजर घुमाने लगी। वह एक हॉल नुमा कमरा था जिसका एक ही दरवाजा था। पूरे कमरे में अंधेरे का शासन कायम था और वह जो अंधेरे से डरती थी उसे आज अंधेरा भला सा मालूम हो रहा था। टूटे दरवाजे के नीचे से और बड़ी बड़ी झिर्रियों से स्ट्रीट लाइट छन कर आ रही थी। उसे लगा दरवाजे के नीचे से रेंग कर आता रोशनी का नाग आएगा और उसका गला दबोच लेगा।
उसने अपने पैरों को खुद से सटाया और एक गठरी की शक्ल में अपने घुटनों पर सिर टिका लिया। कुछ क्षणों के बाद उसकी निगाहें एक वृत्त की आकृति में उसके ठीक दाएं से शुरू होकर पूरे कमरे का चक्कर लगाकर ठीक बाएं आकर रुक गईं। जालीदार रोशनदानों से आती रोशनी में कमरे का कुछ हिस्सा वह देख पा रही थी कि इस हॉल नुमा कमरे में करीब आधे हिस्से में शायद कढ़ाई सिलाई की मशीनें लगी थीं जो अध ढकी थीं। दीवार पर कुरान की आयतें मढ़वाकर टांगी गई थीं। एक कोने में कुछ सामान था जो अंधेरे में ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा था। दीवारों पर पान की पीकें थीं और एक कोने में 2 बड़े बड़े मटके रखे थे। उसका दिल तेजी से धड़का। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? उससे एकाएक हलक के सूखने का एहसास हुआ। ये एहसास का लौटना इस बात की तस्दीक कर रहा था कि वह अब तक जिंदा थी। उसने गिलास में पानी भरा और एक झटके से गिलास खाली कर दिया। एक गहरी सांस ली और दूसरी बार गिलास में पानी भरकर वह वापस अपनी जगह पर बैठ गई और धीरे धीरे पीने लगी। हलक तर हुआ तो उसे लगा कि वह रो पड़ेगी। उसका अंदाजा गलत नहीं था। अब उसे माँ की बातें याद आने लगीं। कहा था ना माँ ने, आज शाम को मत जाओ, रविवार के दिन चली जाना। जानती नहीं क्या वह इलाका कहाँ पड़ता है? मेरा नहीं मानता मन बिट्टो। देर हो गई और कुछ हो गया तो क्या भरोसा उन लोगों का। सब याद आया, माँ की चिंता, माँ का टोकना और माँ का गुस्सा, सब कुछ। वह खुद को कोसने लगी कि माँ का कहा मान आज रुक क्यों न गई। आखिर एक माँ का मन कभी झूठा नहीं होता। जाने कैसे अपनी संतान के लिए आने वाली बलाएं उसे साक्षात दिखने लगती हैं। वह उनकी आहट और आशंकाओं से सहम जाती है, पर किसी को समझा न पाने की स्थिति से जूझती जाने कितने ही डरों से आतंकित रहती है। लड़की ने एक लंबी सांस ली और उसकी सोच का केंद्र अब माँ थी। उसने धीमे से कहा, माँ, और सोचा कि अगर इस बार वह यहाँ से सुरक्षित घर लौटी तो माँ से अपनी तमाम लापरवाहियों और हाल में की गई नाफरमानियों के लिए माफ़ी मांगेगी। सोच की रफ्तार जब थोड़ी थमी तो उसने सिलसिलेवार उन सारी बातों के बारे में सोचा जो माँ की नसीहतों की शक्ल में उस तक आना चाहती थीं, पर उसके इर्द गिर्द बुने व्यस्तताओं के घेरे में दाखिल न हो सकी। वह माँ की उसी रोक टोक और उसकी डांट के लिए फिर से माँ के पास लौटना चाहती थी। एक उड़ते से ख्याल ने उसे छुआ, शायद वह किसी की माँ बने बिना इस दुनिया से चली जाएगी। इस ख्याल की आमद ने उसे और भी उदास कर दिया। कहीं दूर सड़क से शोर का एक रेला गुजरा तो लगा जैसे मौत अब भी कुछ ही कदमों पर नृत्यरत थी। उसे लगा वे लोग आते ही होंगे। वे अब आए और उसका सर धड़ से अलग। उफ, तो क्या आज की रात मौत के दबे कदमों की आहट सुनते हुए बीतेगी? आशंकाओं के सैकड़ों बिच्छुओं ने एक साथ उसे घेर लिया। लड़की इतनी सहमी थी कि सुबह का ख्याल उसके नज़दीक आने से डर रहा था। वह सुबह सूरज और जिंदगी के बारे में सोचना चाहती थी, पर सोच जैसे लकवाग्रस्त हो घिसट रही थी। उन बेरहम लोगों का डर कुछ इस तरह छाया हुआ था कि लड़की के करीब बस अंधेरा, मौत का ख्याल और खौफ ही रह गया था। बाहर हवा में सर्दी घुल रही थी, जिसका एक अंश उसे छूते हुए सिहर गया। उसने अपने शॉल को अपने इर्द गिर्द लपेटकर खुद को अपनी बाहों में कसा तो उसे उन 2 मजबूत बाहों की याद हो आई जिन्हें वह अक्सर छिटक दिया करती थी। उसे लगा उनके बीच आंच या दूरी बनाती हुई वह एक जिम्मेदारी थी, उसका प्रेमी नहीं। तो उन दूरियों की पगडंडियों पर चलकर उसकी बेरुखी की दीवार पर नाराजगी के अफसाने लिखता। उसे लगा उनके बीच आशियां बनाती उन दूरियों के लिए वही जिम्मेदार थी, उसका प्रेमी नहीं, जो उन दूरियों की पगडंडियों पर चलकर उसकी बेरुखी की दीवार पर नाराजगी के अफसाने लिखता अभी कुछ दिन पहले ही उससे दूर हो गया था। आज वह उन बाहों की कैद में खोकर उसके कान में कहना चाहती थी कि उसे उससे नहीं, खुद से डर लगता था। वह उससे नफरत की नहीं, अपने डर की कैद में थी। उसने साथ बिताए लम्हों के बारे में सोचा। मरने से पहले वह उसके चेहरे पर बेशुमार चुम्बन बरसाना चाहती थी, पर एक पल के लिए उसे लगा कि वह अब कभी उससे नहीं मिल पाएगी। उसने अपनी तमाम बेरुखियों और बदतमीजियों के लिए खुद को जी भर कोसा। उसने जीवन से जुड़ी अनिश्चितताओं को कभी वक्त नहीं दिया और न ही प्यार को। मन के किसी कोने में एक इच्छा ने सिर उठाया। अगर यह उसके जीवन की अंतिम रात है तो यह सर्द रात आज वो अपने प्रेमी की बाजुओं के घेरे में उसके सीने पर सर रखे गुजारना चाहती थी। कम से कम उसके प्यार को महसूस किए बिना वह दुनिया से कैसे जा सकती थी।
यूं लड़की अपने आप को बेतरह कोस रही थी, पर इस अकेले कमरे और भय और अनिश्चितता भरी रात में वह खुद की एकमात्र साथी थी। भला खुद से कब तक नाराज रहती। वह एक बार फिर खुद के पास लौट आई। उसने जैसे खुद को ही धीमे से थपथपाया और लौट आई अपने खोल में, जिसमें कुछ देर पहले उसका दम घुट रहा था। दीवार से टेक लगाए शॉल में कांपती वह ऊँघ रही थी। धीरे धीरे बोझिल हुई पलकें भारी हो चली थीं। रात का तीसरा पहर भी अब बीत चला था। कहीं दूर मस्जिद की अजान से उसकी झपकी टूटी तो बाहर पक्षियों की चहचहाट ने उसे एहसास दिलाया कि सुबह होने को ही है। उसने खुद को तसल्ली देने की एक और कोशिश की, पर दूर दूर तक इत्मीनान की आमद की तो कोई आहट नहीं थी। कुछ देर बाद झिर्रियों से मध्यम रोशनी कमरे में आने लगी, जो स्ट्रीट लाइट की नहीं थी। ये रोशनी सुबह की आमद का पैगाम लाई थी। आखिर रोशनी के कंधों पर सवार सुबह आने को थी, पर लड़की एक बार फिर चिंता में पड़ गई। अब वह यहाँ से सुरक्षित निकलने के बारे में सोच रही थी। सारे इष्ट देवों को मनाती लड़की बिल्कुल अपनी माँ की प्रतिमूर्ति में बदल गई थी। बाहर एक एक कर घरों के दरवाजे खुलने की आवाज़ें हो रही थीं। दंगों के मारे जड़ हुई गली जा रही थी। हर हलचल मानो उसका कलेजा निकाले जाती थी। ठक ठक ठक। तभी कुछ कदमों की आहट ने उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। कदमों की आहट इस दिशा की ओर करीब आती जा रही थी, बेहद करीब। लड़की का दिल धाड़ धाड़ उसकी पसलियों पर बज रहा था और एक आवाज़ पर उसे लगा उसकी धड़कनें जैसे रुक जाएंगी। दरवाजे के बाहर चहलकदमी और फिर दरवाजे पर धम धम आवाज़ हुई। बाहर शोर था, कुछ आवाज़ें पुकार रही थीं, पर उसे तो मौत की पुकार के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। सूखे पत्ते की तरह कपकपाते उसने डरते हुए उठकर झिर्रियों के बाहर झांका। कुछ पांव जिनमें जूतियां थीं, तिल्ले वाली जूतियां, कुछ पठानी सलवारों के पांचे। वे लोग आ गए थे। हे ईश्वर, तो जिंदगी का अंत यहीं होना लिखा था। उसकी अस्फुट फुसफुसाहट का अनुवाद यदि कुछ होता तो यही होता। दरवाजा बजा, जोर से कई बार बजा, और इस बार इतनी जोर से खड़खड़ाया गया कि धड़ाम की आवाज के साथ अटकी हुई पुरानी सांकल गिर गई। एक शोर ने उसे और कुछ सायों ने जैसे रोशनी को घेर लिया। उसने सर उठाया तो पठानी सलवारों वाले पाँव के साथ कुछ गोल सफ़ेद टोपियां भी नमूदार हुईं। 2, 3, 4 और फिर कई सारे। ओह, ये वही थे, वही लोग जिनका माँ को कोई भरोसा नहीं था, जिनके दिल में कोई रहम नहीं होता। वह सुनती आई थी। उसे लगा वह एक गहरी सुरंग में दाखिल हो गई है। गहरी अंधी सुरंग, जिसके आगे गहरी खाई थी, जिसमें वह गिरी तो गिरती चली गई। ठंडे पानी के कुछ छींटे उसे वापस उसी दुनिया में ले आए। होश आया तो अपना सर एक बुजुर्ग खातून की गोद में पाया, जो उसे गिलास से पानी पिला रही थी। मतलब वह अभी तक जिंदा थी। कौन हो बीबी, यहाँ कैसे पहुंची? तुम ठीक हो ना? फिक्र ना करो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। मियाँ इमरान, भाई बच्ची के लिए चाय लाओ, ये देखो तो कैसे कांप रही है। कुछ सवाल, एक जुमला और फिर एक पुकार। उसे लगा किसी ने मानो जिंदगी को आवाज देकर पुकारा। एक चाय का कप, उसे थामे हुए 2 स्नेहिल झुर्रियों भरे हाथ, कुछ एक उत्सुक आंखें, और उसने पाया सुरंग के आगे रोशनी की किरणें थीं। रोशनी ही नहीं, साथ में जिंदगी ने भी मौत को धकेलकर उसका हाथ थाम लिया। माँ और जमाने की बनाई तमाम तस्वीरें धुंधली होने लगी। फिर जैसे सब कहा सुना उस रोशनी में विलीन होता चला गया। उन हाथों की गर्माहट में वे मुश्किल पल पिघले तो पिघलते गए। साथ ही दरकती गई बचपन से दिलो दिमाग पर अंकित कुछ छवियां, ध्वस्त हुई कुछ गड़ी हुई मान्यताएं, और बहता चला गया सारा विषाद। अब उनकी जगह उसके स्कूल रिक्शा वाले सादिक चचा, प्राइमरी स्कूल टीचर फातिमा मैम और कई चेहरे थे जो जीवन की स्मृतियों की एल्बम पर जमी समय की धूल हटा नई तस्वीरों में बदल रहे थे। थोड़ी देर बाद वह एक जीप में बैठी थी। इमरान जीप चला रहा था और जीप मेन सड़क पर दौड़ रही थी। सुबह हो चुकी थी। सूरज की मध्यम किरणों का स्पर्श उसे भला मालूम हो रहा था, और वह खुश थी कि एक काली भयावह मौत के आगोश में बसर रात के बाद रोशनी फिर से मुस्करा रही थी। उसने महसूस किया उन लोगों की बुराई दरअसल एक परछाई थी, जो विश्वास की घनी धूप के ढलते ही अपना कद बढ़ाने लगती थी। आज वह उस परछाई को दूर छोड़ आई थी। मानो उसने आशा के कांधे पर पैर रख हाथ बढ़ाया और सुकून का फल उसके हाथ में था। सुबह की रोशनी में उम्मीद के नन्हे पंछी ने पंख सवारे और एक ऊंची उड़ान भर उड़ चला आकाश की ओर। वही दंगे के कहर से
डरा हुआ शहर कुनमुनाया और सूरज की ओर आशा से देखने लगा। पुलिस के साये में ही सही थमी जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उसने शॉल को कसकर लपेट लिया और पीछे भागती सड़क को देखने लगी, जिसके साथ ही छूटते जा रहे थे वे सारे भयावह लम्हे जो कल रात से उसके वजूद से चस्पा थे। कल तक जिस उम्मीद के सिरे लुप्त होते प्रतीत हो रहे थे, वह अब बेहद करीब होने का एहसास करा रहे थे। हाँ, वह सही सलामत घर लौट रही थी। रास्ते में रात भर अंधेरे और डर में डूबे घरों की खिड़कियां खुल रही थीं। उसने पाया उसके जेहन में जाने कब से बंद एक खिड़की खुल गई थी। लगा दिमाग में लगे सारे जाले हट गए। अब वहाँ कोई संशय नहीं था, डर नहीं था, बस था तो उजला उजला सवेरा। तभी सूरज, सुबह और जिंदगी के ख्याल ने उसे हौले से अपनी गिरफ्त में ले लिया और इस बार उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अंजू शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी बंद खिड़की खुल गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।